नमस्कार साथियों, KRS एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के लिहाज से अगर हम बात करें तो दोस्तों आज हम एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। आज का ये जो लेक्चर है या ये जो क्लास है वो हमारी जनरली हम पॉलिटिकल साइंस और करंट से रिलेटेड कक्षाएं पढ़ रहे थे, लेकिन आज मैं एक इंग्लिश की सीरीज जो यहाँ से प्रारंभ करने वाला हूँ। और ये जो इंग्लिश की सीरीज़ है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के साथ साथ हमारे जो स्कूलिंग एजुकेशन के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो बोर्ड परीक्षा 10वीं की दे रहे हो या फिर वो 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, और इसके साथ साथ अगर कोई लैंग्वेज के तौर पर भी अंग्रेजी सीखना चाहे, उन सब लोगों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये जो क्लास है इसमें हमें कंप्लीट इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट इंग्लिश का मतलब इस एक क्लास के अंदर नहीं, ये जो अपनी समानांतर श्रृंखला जब चलने वाली है इसके ग्रामेटिकली पोर्शन से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद में जब ज्यों ज्यों आगे पढ़ते जाएंगे तो उसके साथ साथ हम कॉम्प्रिहेंसिव और राइटिंग स्किल्स इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। हमारी ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि जब अगर आप इस क्लास के साथ साथ निश्चित तौर पर एक लंबी अवधि तक जुड़े रहेंगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। मनोविज्ञान भी ये कहता है कि किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए उसका जो प्रारंभिक चरण है वो संज्ञा होती है या नाउन होती है। हालांकि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए हमारे बहुत सारे विद्वान साथी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। कोई इसकी शुरुआत जो है वो टेंस से करता है, कोई इसकी शुरुआत है लेटर्स से करता है। चूँकि मैं पहले भी ये स्पष्ट कर चुका हूँ कि खुद मनोविज्ञान भी ये स्वीकारता है कि अगर आपको भाषा पढ़ानी है तो उसकी जो शुरुआत है वो नाउन से करनी चाहिए। और बेसिकली अंग्रेजी ग्रामर की अगर हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में केवल 8 टॉपिक्स होते हैं। किताबों के जो शुरुआती कॉन्टेक्स्ट होता है उसके अंदर आपको 23-24 टॉपिक्स बताए जाते हैं। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है उसमें अंग्रेजी के संबंध में ये चैप्टर आएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव आ जाता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ जाता है, फ्रेजल वर्ब आ जाती है, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाते हैं, टैग क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन। इस तरीके का मतलब इस पाठ्यक्रम को बहुत विस्तृत रूप से बढ़ा दिया जाता है। बट बाकी विषयों को छोड़कर ये चूंकि भाषा है और भाषा जो है वो स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ी जाए तो मात्र 5 टॉपिक्स के अंदर अंग्रेजी को पूर्णतया सीखा और समझा जा सकता है। और वो 5 टॉपिक कौन कौन से है? वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, या जिसे आप टेंस के नाम से भी पुकारते हो। अगर ये 5 कॉन्सेप्ट हमने ठीक तरीके से जान लिए तो आगे की अंग्रेजी अपने लिए इतनी आसान हो जाएगी कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट ग्रेड अंग्रेजी के पेपर फर्स्ट की बात करूं तो वहाँ पैसिव वॉइस पूछा जाता है। अब ये तय बात है कि पैसिव वॉइस में या तो नाउन सब्जेक्ट चेंज होता है या ऑब्जेक्ट चेंज होता है या वर्ब चेंज होती है। जबकि अगर हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की बात करें तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम अंग्रेजी भाषा में या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है, और वर्ब अर्थात टेंस हो ही गया। तो जब आपने नाउन प्रोनाउन ऑलरेडी पढ़ रखी है तो आपके लिए पैसिव वॉइस बनाना एकदम चुटकी का खेल हो जाएगा। और अगर आपके नाउन प्रोनाउन से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये भी तय नहीं है कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बावजूद भी आप इस चीज़ को ठीक तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए आज ये जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं ये एकदम बेसिक्स अंग्रेजी के एकदम जो हम यूँ कह सकते हैं कि मौलिक चैप्टर है, वहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे। बेसिकली देखिए ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 भागों के अंदर डिवाइड करने की बात करें तो देखिए एक इसका ग्रामेटिकल पोर्शन आता है और दूसरा जो इसका पोर्शन आता है वो आता है स्पोकन का। अब ये स्पोकन जो है ये ग्रामर के नियमों में बंधी हुई नहीं है, मतलब नो बाउंडेशन होता है ग्रामर का। आपने अंग्रेजी के बड़े स्पीकर्स देखे होंगे, उनकी जो अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन या अंग्रेजी के सेंटेंस बोलने की जो फ्लुएंसी होती है वो बहुत शानदार होती है। मतलब उनमें धारा प्रवाह बहुत होता है, लेकिन जब उसका एक ग्रामेटिकली दृष्टिकोण से एनालिसिस करेंगे तो उस स्थिति में आप पाएंगे कि उन्होंने ग्रामर को लगभग 90% तक अवॉइड किया है। 90% तक अवॉइड किया है, मतलब स्पोकन एक अलग चीज़ होती है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है वो ग्रामर पूछी जाती है। और अंग्रेजी भाषा की अगर हम बात करें तो ग्रामर के अंतर्गत ज़्यादातर जो है वो ये चैप्टर पढ़े जाते हैं। पहला बिंदु होता है नाउन, दूसरा जो है वो है प्रोनाउन। अब देखिए नाउन के बाद में प्रोनाउन क्यों आया? ये इसलिए आया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम लिए जाते हैं। नाउन का मतलब संज्ञा हो गई,
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम लिए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सर्वनाम बोला जाता है। तो 2 नंबर प्रोनाउन आ गया। अब जो नाउन और प्रोनाउन है इनकी विशेषता बताने वाला जो तीसरा है वो विशेषण, जिसको एडजेक्टिव कहते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो एडजेक्टिव। अब उसके बाद में क्या आता है, एडवर्ब आता है, और एडवर्ब के बाद में वर्ब आता है। ये वर्ब कह सकते हो आप, या इसको आप टेंस के रूप में भी निरूपित कर सकते हो। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब ये प्राइमरी इंग्लिश है, बेसिक। अगर आपने यहाँ तक अंग्रेजी पढ़ ली तो अंग्रेजी के बारे में अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा टॉप पर जा सकता है, एपेक्स पर जा सकता है, या शीर्ष पर जा सकता है। और उसके बाद में 3 जो चीज़ और बच गई वो है प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। अब देखिए ये टोटल मिला के जो ग्रामर है वो कंप्लीट ग्रामर होगा। अब यहाँ आपके मन में एक प्रश्न भी उठा होगा और आपको हंसी भी आई होगी कि सर आपने केवल 8 बिंदु लिखे हैं और 8 बिंदुओं के अंदर आप अंग्रेजी की ग्रामर है वो कंप्लीट कर रहे हो। तो अभी हमें ये बताइए कि हमने जो वॉइस का चैप्टर पढ़ा है और पीछे हमने 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, वॉइस है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नरेशन की, नरेशन हो गया। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें आर्टिकल की, इसके साथ साथ अगर हम बात करें डिटरमिनर्स की, तो देखिए ये कहने को आप अलग पढ़ सकते हो। ये आर्टिकल, डिटरमिनर्स है ना, ये आपके एडजेक्टिव के ही पार्ट्स हैं, एडजेक्टिव के ही पार्ट्स हैं। इसके साथ साथ नरेशन और वॉइस के अंदर हम क्या चीज करते हैं, चेंज करते हैं। नरेशन और वॉइस के अंदर या तो हम नाउन को चेंज करते हैं, या प्रोनाउन को चेंज करते हैं, और इसके साथ साथ किसको चेंज करते हैं, या वर्ब को चेंज करते हैं। तो जब हमने ये चीजें यहाँ पढ़ ली, अब इन चीजों को जब आगे जाके कंबाइंड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उनसे किसी जगह वो वॉइस बन जाएगा, किसी जगह वो नरेशन बन जाएगा, किसी जगह वो टैग क्वेश्चन बन जाएगा, और किसी जगह वो सेंटेंस कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस के रूप में निरूपित हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ग्रामेटिकली पोर्शन है। और ग्रामेटिकली पोर्शन कंप्लीट होने के बाद में एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में ज्यादातर इसके वर्ड से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वर्ड से रिलेटेड की बात करें तो इसमें सिनोनिम्स आ सकते हैं, एंटोनिम्स आ सकते हैं, वन वर्ड आ सकते हैं, कंफ्यूजेबल वर्ड आ सकते हैं, सिमिलर वर्ड आ सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेजर वर्ब आ गई। इसके साथ साथ हम यूँ कह सकते हैं कि अपना कॉम्प्रीहेंसिव। तो यहाँ तक कि जब अगर हम ग्रामर पढ़ेंगे तब तक के लिए अपना कंप्लीट जो ग्रामर का पार्ट है या कंप्लीट अंग्रेजी लैंग्वेज है वो अपनी प्रिपेयर हो जाती है। हमारे मन में ये भय रहता है अंग्रेजी को लेके, और वो इसलिए रहता है क्योंकि हमने कभी इसको सिस्टमेटिक और स्टेप बाय स्टेप पढ़ी नहीं। हम पहले इसमें टेंस पढ़ने की शुरुआत करते हैं, हम पहले इसमें एडवर्ब पढ़ने की जल्दबाजी दिखाते हैं, या फिर हम ये सीखते हैं कि भाई हमें तो एडजेक्टिव एडवर्ब की बजाय वॉइस पहले सिखा दिया जाए, नरेशन पहले सिखा दिया जाए। तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि अगर हम पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो वहाँ हर जो चैप्टर होता है वो अपने आप से स्वतंत्र होता है। जबकि अंग्रेजी भाषा की अगर हम बात करें, और अंग्रेजी नहीं, भाषा चाहे कोई भी हो, भाषा के अंदर स्टेप बाय स्टेप अपने को बढ़ना होता है। पहले एक स्टेप जब कंप्लीट होगा, नाउन कंप्लीट होगी, तो उसी के बाद में प्रोनाउन की ओर बढ़ा जा सकता है। अगर आपको नाउन नहीं आती है तो आप चाहे कितना ही जोर लगा ले, प्रोनाउन आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों नहीं आते हैं तो जिंदगी के अंदर पूरी जिंदगी खपा देना, दुनिया के किसी भी देश में घूम के आ जाना, किसी भी टीचर का सहारा ले लेना, कोई भी बुक पढ़ लेना, लेकिन आपको एडजेक्टिव समझ में नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि एडजेक्टिव चीज ही वही है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है। तो इसलिए ये अति आवश्यक है कि हमें इसकी 1 बाय 1 और स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ है वो पढ़नी चाहिए। तो आज की क्लास की अगर हम बात करें तो आज की क्लास के अंदर बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम अंग्रेजी भाषा के नाउन के बारे में। मैंने ये बात बताई थी ना कि मनोविज्ञान भी खुद कहता है कि अगर हमें कोई लैंग्वेज पढ़नी है तो सबसे पहले अपने को क्या पढ़नी है, नाउन पढ़नी है, नाउन या संज्ञा। अब देखिए नाउन के पाठ्यक्रम की बात करें तो नाउन के अंतर्गत हम कई प्रकार की चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले तो नाउन का पढ़ा जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में फिर पढ़े जाते हैं नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन।
काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो नाउन के अंग्रेजी भाषा के अंदर 5 प्रकार होते हैं। हिंदी में हम 3 प्रकार की संज्ञा पढ़ते हैं, हम व्यक्तिवाचक पढ़ते हैं, जातिवाचक पढ़ते हैं और भाववाचक पढ़ते हैं। अंग्रेजी के अंदर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के अतिरिक्त एक समूहवाचक होती है और एक वस्तुवाचक होती है। जो हिंदी भाषा की जातिवाचक संज्ञा का ही उप विभाजन होता है, तो समूहवाचक और वस्तुवाचक संज्ञा भी अपने यहाँ अंग्रेजी के अंदर पृथक रूप से पढ़ी जाती है। तो अगर वहाँ बात करें तो इसकी पहली जो नाउन है उसका नाम है प्रॉपर नाउन, काइंड्स की बात करें। दूसरा जो है वो प्रारूप है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। उसके बाद में कलेक्टिव नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट के अतिरिक्त जो है वो हम पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। तो कुल मिला के नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद में काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ने के बाद फिर अगला जो इसका फेज होता है वो होता है नंबर ऑफ नाउन, नंबर्स ऑफ नाउन कह सकते हो आप इसको। और नंबर ऑफ नाउन की बात करें तो 2 नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर जो हिंदी भाषा में एक वचन बोला जाता है, और एक होता है प्लूरल जिसे बहुवचन के रूप में लिखा जाता है, प्लूरल, PLURAL, PLURAL, प्लूरल। हाँ, संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत के अंदर 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके साथ साथ नंबर्स ऑफ नाउन के बाद की अगर हम बात करें तो नंबर्स ऑफ नाउन के बाद में नाउन के पढ़े जाते हैं केस। अब ये हो सकता है आपके लिए एक नया चैप्टर हो, केस, कि जो नाउन सब्जेक्ट बनने का काम करती है उसको सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस बोला जाता है, जो ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है उसको ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस बोला जाता है। और एक होता है जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन पर अधिकार शो करती है, जैसे मैंने कह दिया कि राम की पुस्तक है। अब राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन है, लेकिन राम जो है वो पुस्तक पर अधिकार कर रहा है। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन पर अधिकार करती है तो उसको बोला जाता है पजेसिव नाउन। तो अगला जो चैप्टर है वो है पजेसिव केस। तो इस तरीके से अंग्रेजी भाषा के तौर पर अगर हम नाउन के देखें तो नाउन का 1 नंबर सेगमेंट हो गया इंट्रोडक्शन, 2 नंबर सेगमेंट हो गया काइंड्स ऑफ नाउन, 3 नंबर सेगमेंट हो गया नंबर्स ऑफ नाउन, 4 नंबर हो गया नाउन के केस। और इसके अलावा एक चीज और बच जाती है और वो है जेंडर ऑफ नाउन, नाउन के जेंडर, जेंडर ऑफ नाउन। तो नाउन का इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा पाठ्यक्रम है। जेंडर ऑफ नाउन की बात करें तो हिंदी के अंदर केवल 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत भाषा की बात करें तो जेंडर्स की संख्या जो है वो 3 होती है, 3 होती है। पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसकलिंग भी होता है। संस्कृत की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी में 2 है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जबकि अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में जेंडर जो है नाउन के 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 नंबर जो होता है वो होता है मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन। अब मैस्कुलाइन का मतलब क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर का मतलब हो गया स्त्रीलिंग। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा जो चैप्टर होता है उसका नाम है न्यूट्रल जेंडर, ये नपुंसकलिंग हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो संस्कृत की समानता थी, लेकिन एक जेंडर इसमें और होता है कॉमन जेंडर। अब ये कॉमन जेंडर जो होता है वो होता है सामान्य, और ये ज़्यादातर व्यवसाय जो होते हैं, जैसे मान लीजिए टीचर शब्द हो गया। अब टीचर शब्द से ये स्पष्ट नहीं है कि वो अध्यापक है या अध्यापिका है, मतलब ही टीचर है या सी टीचर है, महिला है या पुरुष है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में दोनों के लिए टीचर यूज होता है। हिंदी संस्कृत में अध्यापक अध्यापिका वर्ड यूज किया जाता है। फ्रेंड का मतलब दोस्त हो गया। अब दोस्त से ये स्पष्ट नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। तो ऐसे शब्द जो दोनों जातियों का बोध करवाते हो उनको क्या बोला जाता है? कॉमन जेंडर बोला जाता है या सामान्य जेंडर के रूप में निरूपित किया जाता है। तो ये इस तरीके से टोटल कुल मिला के 5 सेगमेंट है, 5 सेगमेंट होते हैं नाउन के। एक बार के लिए मैं पुनः रिपीट करता हूँ। देखिए,
कि नाउन में सबसे पहले नाउन का इंट्रोडक्शन पढ़ा जाता है कि नाउन एक्चुअल में होती क्या है। दूसरा, नाउन में नाउन के काइंड्स पढ़े जाते हैं। तो काइंड्स की बात करें तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन होता है। उसके बाद में नाउन के नंबर पढ़े जाते हैं। नंबर्स ऑफ नाउन की बात करें तो 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है कि किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल से सिंगुलर बनाया जाता है। ऐसे कौन से फिक्स वर्ड होते हैं जो अंग्रेजी में हमेशा सिंगुलर ही माने जाते हैं, कौन से ऐसे फिक्स वर्ड होते हैं जो अंग्रेजी में हमेशा प्लूरल ही माने जाते हैं। इसके साथ साथ नाउन के केस होते हैं, तो 3 केस हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। एक डेटिव केस और भी होता है जो फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के पाठ्यक्रम है, सामान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, जो लैंग्वेज से जो तैयारी करते हैं उनके लिए है डेटिव केस। तो अगर हम एंट्रो की बात करें, काइंड्स की बात करें, नंबर्स की बात करें, केस की बात करें और इसके साथ साथ नाउन्स के जेंडर की बात करें तो कुल मिला के 5 सेगमेंट है, 5 सेगमेंट्स हैं। तो इस तरीके से अब हम 1 बाय 1 सेगमेंट्स के बारे में बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगले 2-3 दिन तक अपना ये चैप्टर चलने वाला है नाउन का। नाउन कहने मात्र से या सुनने से एक बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन जब इसको हम पढ़ते हैं तो इसके लिए 3-4 सामान्य क्लासें जो है वो बीत जाती है और उससे हम एक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ, नाउन के बारे में हमने हमारे पास एक पर्याप्त जो है इन्फॉर्मेशन जुटा ली है या कलेक्ट कर ली है। ठीक है, तो चलिए अब जो है अपना मेन जो चैप्टर है वो क्या रहने वाला है, नाउन रहने वाला है। मैंने आपको बता ही दिया कि आज की क्लास में हम यहाँ नाउन पढ़ेंगे, संज्ञा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। संज्ञा, अब देखिए इसमें हम दोनों चीज़ें, दोनों जो मीडियम है साथ लेके चल रहा हूँ मैं। और यहाँ तक मैं तो मारवाड़ी मीडियम में भी अंग्रेजी पढ़ाने का काम करता हूँ। इससे क्या होता है कि ये चीज़ हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाती है। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने से ये तय बात है कि इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन उसको गेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल टास्क होगी। हमारे इस क्षेत्र के तो जो इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये चीज़ सीखना बड़ी मुश्किल है। तो हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका आता है डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। डेफिनेशन ऑफ नाउन, संज्ञा की परिभाषा। तो देखिए आप साथ साथ में दोनों चीजें वो राइट डाउन कर सकते हो। संज्ञा की परिभाषा, अब बेसिकली क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसका इंग्लिश वर्जन करें तो आप यहाँ लिख सकते हो नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। देखिए नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति। पैलेस, पैलेस का मतलब क्या हो गया, स्थान। एंड थिंग्स, थिंग्स का मतलब क्या हो गया, वस्तु। तो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। दोनों डेफिनेशन आप राइट डाउन कर लीजिए, दोनों डेफिनेशन आप लिख लीजिए, चाहे वो व्यक्ति हो। अब व्यक्ति से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो देशी है, विदेशी है, महिला है, पुरुष है, जवान है, बूढ़ा है, शिक्षित है या अशिक्षित है, एक तरीके से शारीरिक रूप से पूरा फिट है या विकलांग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्तु, वस्तु आपको पता है दुनिया की जितनी भी निर्जीव चीजें जो होती है वो सारी की सारी किसके अंतर्गत मानी जाती है, संज्ञा के अंतर्गत मानी जाती है। स्थान की बात करें, अब स्थान जो है वो भी किस में आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो यूनिक पैलेस हो या जनरल पैलेस हो। जैसे मान लीजिए एक स्कूल की बात करी, स्थान है, संज्ञा है। एक देश की बात करी जैसे इंडिया, स्थान है, संज्ञा है। हिमालय की बात करी, स्थान है, संज्ञा है। ठीक है, अब यहाँ हो सकती है कई बार सिल्ली डिबेट हो सकती है इस बात में। जैसे मान लीजिए आपकी तरफ से क्वेश्चन आ गया कि सर ये बताओ कि आत्मा सजीव होती है या निर्जीव होती है। अब देखो कई लोग ये कहेंगे आत्मा सजीव होती है, कई लोग ये कहेंगे निर्जीव होती है।
भूरण के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, फोएटस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोएटस जो है वो सजीव होता है या निर्जीव होता है। वायरस के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, सजीव होता है या निर्जीव होता है। लेकिन ये तय है, चाहे हम आत्मा की बात करें, चाहे हम फोएटस की बात करें, चाहे हम वायरस की बात करें, वो सजीव है या निर्जीव है, ये बात बताने के लिए एक अलग वर्ग बना हुआ है। कोई डॉक्टर साबित करेगा, कोई वैज्ञानिक साबित करेगा, या कोई बहुत बड़ा ये हम कह सकते हैं कि धर्मात्मा व्यक्ति है, वो ये साबित करेगा ये सजीव है निर्जीव है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीनों नाउन है। और आपका ये जो दावा है ना, आप भी ये कह सकते हो कि भले ही चाहे कुछ भी हो, ये तीनों नाउन है, और आपका दावा ये निश्चित रूप से क्या है, सही माना जाएगा। तो तात्पर्य ये हुआ कि दुनिया की जितनी भी सजीव चीजें हैं, दुनिया की जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। अब यहाँ नाउन के दृष्टिकोण से देखें तो देखिए, एक बेसिक जो डिफरेंस होता है वो नाउन को लेके होता है कि नाउन जो है वो दो भागों में डिवाइड की जाती है। एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। अब देखिए यहाँ बेसिकली क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि जो चीज़ें गिनी जाती है उसको काउंटेबल माना जाता है, जो चीज़ें नहीं गिनी जाती है उसको अनकाउंटेबल माना जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसमें देखिए डिफरेंस है कि जो गिनी जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है, जो गिनी जा सके। अब जिसे नहीं गिना जाए उसे अनकाउंटेबल नहीं कहा जाएगा। यहाँ लिखा जाता है अनकाउंटेबल के लिए क्या होता है, जो तोली जा सके, जो तोली जा सके उसे क्या बोला जाएगा, अनकाउंटेबल बोला जाएगा। अब बेसिकली जैसे मान लीजिए दो चीज़ों की मैं बात करूं, यहाँ एक वर्ड आ गया हेयर। हेयर का मतलब क्या हो गया, बाल। अब बाल देखिए गिने नहीं जा सकते लेकिन बाल तोले जा सकते हैं, इसलिए ये क्या है, अनकाउंटेबल है, यूसी। और हेयर की तरह एक वर्ड्स होता है स्टार्स। अब स्टार्स का मतलब क्या हो गया, तारे हो गए। ये तय बात है कि तारे हैं वो तोले नहीं जाते, लेकिन ये भी तय बात है कि तारे अभी क्या नहीं किए जा सकते, गिने नहीं जा सकते, फिर भी इनको क्या बोला जाता है, काउंटेबल ही बोला जाता है। तो इससे आपको स्पष्ट में समझ में आ गया होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का एक्सप्लेन करते टाइम, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की व्याख्या करते वक्त आप ये कभी ना लिखें कि जो गिनी जा सके वो, या जो मतलब ना गिनी जा सके, या ना गिनी जा सके नहीं आएगा, जबकि यहाँ क्या आएगा, जो तोली जा सके, जिसका क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, वो अनकाउंटेबल होती है। और जिसको काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, वो क्या होती है, काउंटेबल होती है। बेसिकली अनकाउंटेबल जो होती है वो क्या मानी जाती है, सिंगुलर मानी जाती है। अभी देखिए हम नाउन का परिचय मात्र ही पढ़ रहे हैं, ये ज्यादातर क्या होती है, सिंगुलर होती है। और ये बोथ हो सकती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी हो सकती है। अब जैसे स्टूडेंट की बात करें सिंगुलर हो गया, स्टूडेंट्स की बात करें तो वो प्लूरल हो गया, ठीक है। तो ये नाउन का इंट्रोडक्शन है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन बेसिकली दो भागों में डिवाइड करी जा सकती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होती है जिसको क्या किया जा सके, काउंट किया जा सके, जिसे गिना जा सके। अनकाउंटेबल वो होती है जिसको क्या किया जा सके, तोला जा सके, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है। अब हम नाउन के काइंड्स की बात करेंगे। तो अब आप सारे लोगों से निवेदन है, इसकी अगर आपने डेफिनेशन लिख ली हो तो नाउन का क्या लिख लीजिए, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, इसका मतलब हो गया संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा के प्रकार की अगर हम बात करें तो पहला जो प्रकार होता है संज्ञा का, ए, वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो शब्द किसी व्यक्ति का बोध करवाता हो। अब व्यक्ति का मतलब इंसान के नाम का अगर बोध करवाता हो तो उसे क्या बोला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही बोला जाएगा, ठीक है। तो यहां आप लिख लीजिए कि जो शब्द जो शब्द
किसी व्यक्ति, जो शब्द किसी व्यक्ति के साथ साथ स्थान है। स्थान में भी देखिए यहाँ किस किस का, जैसे गांव का नाम आ गया, शहर का नाम आ गया, देश का नाम आ गया। अब प्रश्न उठेगा कि सर ये नाम क्यों शामिल किए जाते हैं? मतलब ऐसी चीज जो अद्वितीय होती है, जिसके इक्वल कुछ नहीं होता, जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है। तो स्थान के आप कोष्टक में लिखोगे, जैसे गांव, देश, शहर का नाम, गांव, शहर, देश का नाम। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या भौगोलिक अद्वितीय, मतलब ऐसी चीज जो भूगोल में अद्वितीय है, जैसे हिमालय हो गया, जैसे गंगा हो गया, जैसे अरावली हो गया, एंडीज हो गया। तो इसी तरीके से देश के नाम भी अपने आप में भौगोलिक अद्वितीय होते। तो अकेले व्यक्ति मात्र से नहीं होता। जो शब्द किसी व्यक्ति के नाम का बोध करवाता हो, गांव, शहर या देश के नाम का बोध करवाता हो, या भौगोलिक अद्वितीय, भौगोलिक अद्वितीय नामों का उल्लेख करता हो, नामों का उल्लेख करता हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब यहाँ आप आराम से इस परिभाषा को ठीक तरीके से पढ़िए, जिससे आपके स्पष्ट हो जाएगी कि प्रॉपर नाउन किन किन तथ्यों में, प्रॉपर नाउन में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। एक नंबर, जो शब्द किसी व्यक्ति के साथ साथ स्थान में क्या क्या आ जाएगा? गांव, शहर या देश का नाम आ जाएगा, या फिर भौगोलिक अद्वितीय नाम जो आ जाएंगे, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन बोला जाता है। या फिर जनरली अगर आप इसका अंग्रेजी वर्जन लिखना चाहो तो इसको संक्षिप्त में लिख लीजिए कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन is related to name of any person, किसी भी व्यक्ति के नाम से पर्सन, नेम ऑफ विलेज, सिटी एंड कंट्री, या नेम ऑफ जियोग्राफिकल यूनिक थिंग्स, मतलब जो भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या हो? अद्वितीय हो। उन चीजों के नाम को, किसी देश, शहर या कंट्री के नाम को, और व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन सभी के नाम को क्या बोला जाता है? उन सभी के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, अब देखिए हम इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे नाम आ गया कविता, जैसे नाम आ गया सचिन, जैसे नाम आ गया नरेंद्र मोदी, जैसे नाम आ गया तारानगर, इसके साथ साथ इंडिया, इसके साथ साथ हिमालय, या फिर आप यूं लिख सकते हैं गंगा। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। अब आप इनके अलग अलग नाम जो है वो ऊपर वाली जो डेफिनेशन है उससे आप सेट करके देख सकते हैं कि यहाँ व्यक्ति का नाम है, चाहे वो सचिन हो, नरेंद्र मोदी हो, तारानगर या इंडिया, जो मतलब शहर या देश के नाम से संबंधित है, और इसके साथ साथ हिमालय और गंगा जो है उनके समान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, जियोग्राफिकल यूनिक थिंग्स है। तो इन सारी चीज़ों के जो नाम है वो किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो यहाँ आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से है कि एक तो देखिए इसका पहला अक्षर जो है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, बड़ा लिखा जाता है। तो यहाँ आप
एक सब हेडिंग बना के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इसमें लिखिए महत्वपूर्ण तथ्य तो इसका पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या लिखा जाता है? कैपिटल लिखा जाता है। एक तो ये, अब चाहे सेंटेंस की शुरुआत हो या सेंटेंस के मिड में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, ये पहला अक्षर जो है हमेशा क्या लिखा जाएगा? बड़ा लिखा जाएगा। और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि जनरली देखो, यहाँ एक बात को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। मैंने यहाँ जनरली लिखा है, ये नहीं लिखा है कि हमेशा ही। जनरली प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दी नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अब 2-3 कंडीशन होती है, उस कंडीशन में जरूर लगता है, वो हम आर्टिकल पढ़ेंगे, उस दौरान मैं डिस्कशन करूंगा। बट बेसिकली जनरली क्या होता है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि एक तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, और दूसरा क्या है, जनरली प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। और एक तीसरी जो चीज़ है वो पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझने की आती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है भारत, तो भारत की जो इंग्लिश वर्जन है वो हो गया इंडिया, और मैंने दूसरा पॉइंट्स जो लिखा है वो लिखा है भारतीय छात्र। अब भारतीय छात्र का जो अंग्रेजी वर्जन हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन स्टूडेंट्स। इंडियन स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ एक चीज आप बड़े गौर से देखना, ऊपर में जो इंडिया वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है? आपका नाउन है। और नीचे में जो वर्ड लिखा है इंडियन स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो इंडियन वर्ड है ये इस स्टूडेंट्स की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इस स्टूडेंट्स की विशेषता बता रहा है। तो इसका मतलब जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो क्या हो गया? विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और दूसरी बात, अगर इस इंडियन वर्ड्स के बारे में हम पढ़ें तो ये बना हुआ किससे? इंडिया वर्ड से बना हुआ है। ये जो इंडियन है वो इंडिया से ही बना है। तो इंडिया अपने आप में कौन सी नाउन हो गई? इंडिया हो गई प्रॉपर नाउन। क्यों हो गई? क्योंकि किसी देश का नाम है, और ये इंडियन नाउन तो है नहीं, ये तो विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? ये प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। वैसे तो देखिए ये आगे की बात है, हम प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ते टाइम आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ये बात लिखी जा सकती है कि ये जो प्रॉपर नाउन होती है इससे प्रॉपर एडजेक्टिव का भी निर्माण किया जाता है। जैसे गांधी से गांधीयन बनाया जाता है, जैसे कश्मीर से कश्मीरी बनाया जाता है, पंजाब से पंजाबी बनाया जाता है, राजस्थान से राजस्थानी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे वर्ड हैं जो प्रॉपर नाउन है, वो प्रॉपर नाउन किस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो आप देखिए ये जो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख रहे हैं ऊपर प्रॉपर नाउन के संबंध में कि इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, ये पॉइंट्स आपने लिखा है। इसके साथ साथ आपने ये भी लिखा है कि बेसिकली इससे पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता। तो वहीं इस चीज़ को और बढ़ा के आप लिख लीजिए 3 नंबर डाल के कि प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव का भी निर्माण किया जाता है। प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण किया जाता है। प्रॉपर नाउन से पहले प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण किया जाता है। ठीक है,
तो प्रॉपर नाउन्स के बारे की अगर हम बात करें, एक बार पुनः इसका रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन का ये इतना बड़ा पाठ्यक्रम है कि बेसिकली प्रॉपर नाउन है वो कहते किसे, हिंदी में इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए कि जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, गांव, शहर या देश के नाम या भौगोलिक अद्वितीय नामों का उल्लेख करते हो उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि प्रॉपर नाउन इज रिलेटेड टू नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ विलेज, सिटी एंड कंट्री और नेम ऑफ जियोग्राफिकल यूनिक थिंग्स, इन चीज़ों के नाम से जुड़ी हुई जो पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कविता वर्ड हो गया, सचिन हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, तारानगर हो गया, इंडिया हो गया, हिमालय, गंगा, या फिर आपका नाम हो गया, या फिर मेरा नाम हो गया, आपके शहर गांव का नाम हो गया, मेरे शहर गांव का नाम हो गया। ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस में आती है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती है। फिर प्रॉपर नाउन के संबंध में 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस रूप में प्रश्न बन के आते हैं वो मैं आगे डिस्कशन करूंगा। कि एक तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। आपने ये बात देखी होगी कि जो व्यक्ति का नाम लिखा जाता है या हमारा नाम लिखा जाता है, अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो भी उसका पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं, उसमें और कोई लॉजिक नहीं है। बस उसका एक सिर्फ और सिर्फ तर्क ये है कि वह क्या होती है, प्रॉपर नाउन होती है। और प्रॉपर नाउन होने की वजह से उससे पहले आर्टिकल उससे उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। नंबर 2, जनरली प्रॉपर नाउन जो होती है वो अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक चीज होती है, तो उससे पहले क्या नहीं लगता है, आर्टिकल नहीं लगता है। ए और एन लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ए राम ये तो अपने आप में गलत हो गया ना, राम तो एक ही है। इसी तरीके से इससे पहले जनरली क्या नहीं लगता है, आर्टिकल दी भी नहीं लगता है। कुछ केसेस होते हैं जैसे अगर इनसे पहले कोई एडजेक्टिव लग गया तो लग जाएगा, या फिर कई चीज़ें और भी होती है तो वहाँ इनसे पहले आर्टिकल दी लगता है। और एक प्रॉपर नाउन से किस प्रकार का एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखा है कि जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो अपने लिए ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करने वाला ना हो, और यहाँ प्रॉपर नाउन से जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ इसका उल्लेख कर दिया। ठीक है, तो ये थी अपनी प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट अगला जो प्रकार हम पढ़ते हैं नाउन के संबंध में तो वो है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक का मतलब आप जाट, राजपूत, ब्राह्मण ये मत समझ लेना। जाति का मतलब होता है समुदाय, जो शब्द समुदाय का बोध करवाता हो ना। जैसे मान लीजिए हमने डॉग वर्ड यूज कर लिया, अब कुत्ते तो बहुत भांत के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हमने बुक शब्द यूज कर दिया, रूम शब्द यूज कर दिया, जैसे हमने शर्ट शब्द यूज कर दिया, पेन शब्द यूज कर दिया। अब पेन की एक क्वालिटी, एक कंपनी और एक कैटेगरी तो है नहीं, पेन मतलब पेन ही होते हैं, बहुत सारे प्रकार। तो ये जो पेन शब्द है ना, अच्छा 300 रुपए का पार्कर का पेन ले आओ या 2 रुपए वाला पेन ले आओ, उसको बोला तो पेन ही जाएगा। ये गलियों में घूमने वाले कुत्ते हों या फिर जर्मन शेफर्ड जिसका 1.5-2 लाख रुपए लगते हो, तो फिर इसका मतलब उनको दोनों कंडीशन में डॉग ही बोला जाएगा। एक गाय ऐसी है जो बिल्कुल भी दूध नहीं देती है और एक गाय जो है वो 25 लीटर दूध देती है, उन दोनों को काऊ ही बोला जाएगा। तो ये जो चीजें हैं इनको क्या बोला जाता है, कॉमन नाउन बोला जाता है। तो आप यहाँ लिखे जो शब्द किसी समुदाय या जाति का बोध करवाता हो, समुदाय या वर्ग लिख सकते हो, समुदाय या वर्ग का बोध करवाता हो। अब जैसे फार्मर शब्द यूज कर लिया तो छोटा किसान, बड़ा किसान, खेत में काम करने वाले सारे लोग क्या होंगे, किसान होंगे। जो शब्द किसी समुदाय या वर्ग का बोध करवाता हो उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। कहा जाता है। आप यहां लिख सकते हो एनी वर्ड विच रिप्रेजेंट represents the whole community, community या whole category कह सकते हो, whole community
एनी वर्ड विच रिप्रेजेंट्स द होल कम्युनिटी या कैटेगरी इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के डेफिनेशंस है वो यही है कि ऐसा शब्द जो पूरी जाति या समुदाय का बोध करवाता हो उसे क्या बोला जाता है, कॉमन नाउन बोला जाता है या जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। नेक्स्ट जो है अगला प्रकार है वो आप लिख लीजिए कलेक्टिव नाउन, सी। समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ऐसा शब्द जो किसी वर्ग मतलब पूरे ग्रुप का बोध करवाता हो, पूरे समूह का बोध करवाता हो। जैसे टीम शब्द हो गया, टीम के अंदर मतलब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हो गए, तो ऐसा शब्द जो पूरे समूह या ग्रुप का बोध करवाता हो। अब देखिए इसमें यूनिट कई होती है लेकिन इसको सिंगुलर माना जाता है, का बोध करवाता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। यहाँ इसमें आप नोट लगा के एक वर्ड लिख लीजिए और वो ये है कि जनरली ये नाउन सिंगुलर होती है। जनरली ये नाउन क्या होती है, सिंगुलर होती है, मतलब एक वचन होती है। अब वर्ड्स जो है आप इसके एग्जाम्पल्स के देखना, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे टीम वर्ड हो गया, सोसाइटी हो गया, फैमिली हो गया। फैमिली के अंदर मतलब जो मेंबर्स होते हैं ना उसका। इसी तरीके से हेरड, HERD, हेरड, हेरड का मतलब रेवड़ हो गया, रेवड़ बोलते हैं। बंच, बंच का मतलब क्या हो गया, गुच्छा। बंच, बंच का मतलब गुच्छा। डजन हो गया, इसी तरीके से फ्लोक हो गया। ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं या समूहवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स बहुत बेसिक्स हैं कि जो पूरे समुदाय का बोध करवाता है कॉमन नाउन कहते हैं, जो किसी एक ग्रुप का बोध करवाता है उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। अब इसके बाद में आगे चलें। अब ये वर्ग जो है ना वो हिंदी के अंदर प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होता है। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट जो है वो क्या होती है, नेक्स्ट होती है अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो मतलब जो शब्द जिसे केवल महसूस किया जा सके, देखा नहीं जा सकता, जिसे केवल क्या किया जा सके, महसूस किया जा सके। जो शब्द जिसे केवल महसूस किया जा सके, किया जा सके, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए जिसको क्या नहीं किया जा सके, देखा नहीं जाता,
हाथ में लेके हम, जैसे मान लीजिए दो लोग खड़े हैं, एक उसमें ईमानदार है, ऑनेस्टी हो गई, एक उसमें बेईमान है, डिसऑनेस्टी हो गया। अब उनके साथ जब बातचीत करेंगे, व्यवहार करेंगे, तभी पता किया जा सकता है कि ये बेईमान है, ये ईमानदार है। दो सामान्य आदमी खड़े हैं, एक उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है, तो उसके अंदर जो नॉलेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस कमरे की बात करूं तो इस कमरे में हवा है। अब ये हवा होने या ना होने से इस कमरे के आकार स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कमरे में हवा अगर है तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। मेरी इस कमरे में आवाज़ आ रही है या आप तक इस वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ आ रही है, तो मेरी उस आवाज़ को आप क्या कर सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो। तो ऐसे शब्द जो होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, भाववाचक संज्ञा बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। तो इसमें आप वर्ड्स एग्जाम्पल लिख सकते हो, नॉलेज, ऑनेस्टी, एयर, साउंड, परफॉर्मेंस। ये जो वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर एक है, इसका आर्टिकल है, आर्टिकल का रूल्स है, वो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में तब आएगा, क्योंकि आज अपनी प्रारंभिक क्लास है, तो पहली क्लास में हो सकता है कि वहाँ तक की आपकी अप्रोच नहीं बनी होगी। तो आप एक बार इसके एग्जाम्पल्स को, इसके प्रकार को समझ रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसको हम केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते उसको, उसे भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। और लास्ट जो नाउन है वो आप लिख लीजिए, जिसको बोला जाता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, वस्तुवाचक संज्ञा। अब ये भी प्रत्यक्ष तौर पर हिंदी भाषा का पार्ट नहीं होती है, मतलब ऐसे नाउन जिससे किसी दूसरे नाउन का निर्माण किया जा सके। तो आप यहाँ लिख लीजिए, ऐसे नाउन जिससे किसी अन्य नाउन का निर्माण किया जा सके, जिससे किसी अन्य नाउन का निर्माण किया जा सके। उसे क्या बोला जाता है, वस्तुवाचक संज्ञा बोला जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ मैं एक वर्ड लिखता हूँ, गोल्ड। अब ऐसे गोल्ड का मतलब सोना हो गया। अब आपको पूछोगे कि सर इससे कौन सी नाउन का निर्माण किया जा सकता है, तो इससे ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाए जा सकते हैं, इससे यूटेंशियल्स, बर्तन बनाए जा सकते हैं, और इससे मेडिसिन भी बनाई जा सकती है, दवाई भी बनाई जा सकती है। अब देखिए इससे 3 नाउन्स का निर्माण हो गया ना। तो ये जो गोल्ड वर्ड हो गया, गोल्ड की तरह अगर हम बात करें कि वुड, लकड़ी जो होती है, ये वुड शब्द हो गया। सिल्वर वर्ड हो गया, ज़्यादातर धातुओं के जो नाम होते हैं ना, ये आयरन वर्ड हो गया। तो इनको क्या बोला जाता है, जैसे टी हो गया। अब टी अपने आप में क्या होता है, ये कई काइंड्स होते हैं, ब्लैक टी हो गई, हर्बल टी हो गई, लेमन टी हो गई, ग्रीन टी हो गई, स्लिम टी हो गई, अलग अलग जो चीज़ें होती है ना ये। तो वुड, लकड़ी, सिल्वर, आयरन, टी, गोल्ड, ये इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो नाउन के बेसिक्स काइंड्स थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। आज की क्लास में जनरली हमने ये जानने की कोशिश करी है कि ये नाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और किस तरीके से अगर नाउन की बड़ी कैटेगरी अपने को मिल जाए या कई सारे नाउन्स अपने को मिल जाए तो उनका अगर क्लासिफिकेशन करना हो, उनका विभाजन करना हो। कल को मान लीजिए मैंने यहाँ 10 वर्ड्स लिख दी और उन 10 शब्दों में से अपने को ये छांटने की टास्क मिल जाए कि इसमें नाउन के अलग अलग प्रकार के बारे में बताइए, तो हम ठीक तरीके से अगर उनके डेफिनेशंस, उनके प्रकार के जो मतलब उनकी मौलिकता का पता है अपने को, तो हम उसका ये आराम से उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। तो इस क्लास को अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए। थैंक यू।